Okay, everybody. Let's start with the second lecture of chapter 31. और अगर आपको याद हो मीनिंग अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है लास्ट वाला तो हमने यहाँ पे ख़त्म किया था जिसमें हमने सर्किट्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझी थी। पहले आइडियल केस में जिसमें हमने कहा था कि जो बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम इग्नोर करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि अगर सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद हो तो हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली फिर मैंने उसको कहा था कि लेट्स जनरलाइज इट, लेट्स नॉट बी सो आइडियल, यानी हम उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर उसको भी इंक्लूड करें तो फिर जो सर्किट के अंदर से टोटल करंट फ्लो करेगा वो इस एक्सप्रेशन के बराबर आएगा। और इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं ये जो सिंबल है एप्सिलॉन जिसको हमने ईएमएफ का नाम दिया था, ये वो पावर है जो बैटरी आपको प्रोवाइड करती है। और स्मॉल आर जो है ये उस बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस थी और ये जो कैपिटल आर है ये उस सर्किट के अंदर लगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी। तो इस सूरत में हमारे पास जो करंट था वो आई जो है वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है। तो इतना टोटल करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैंने थ्योरेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको सर्किट समझने हैं तो बुनियादी तौर पे वो जो लास्ट वाला लेक्चर है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल तौर पे वो सारी बातें समझी थी या समझने की कोशिश की थी उस लेक्चर में। लेकिन मैं एंड के ऊपर उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया था। मैं सॉल्व करना चाहता था बट इट वाज ऑलरेडी लाइक 47-48 minutes and I didn't think I should spend again 15 minutes on the problem. So I'm gonna start with an example in today's lecture। मैं जो कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में हमने सीखे थे उनको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर। एग्ज़ाम्पल जो है ये सैम्पल प्रॉब्लम है 31.3 or 31.4. I included both because both of these sample problems they are related to this one single diagram। और इसमें हमने टोटल करंट कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है between these 2 points। So this is the statement of the problem. We have a bunch of, so this is the circuit and we have, okay, this is the circuit. Now you can see this lighter and we have two batteries in the circuit। बैटरी 1 जो है उसकी जो पावर है वो 2.1 पावर, ओके, उसकी जो वोल्टेज है, पावर इज़ अ बैड वर्ड, हम पावर के बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टिक विद वोल्टेज। तो जो बैटरी 1 का, या फिर लेट्स डू द एग्जैक्ट थिंग, जो बैटरी 1 है उसकी ईएमएफ जो है वो 2.1 वोल्ट है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ टू रेड सो दैट यू कुड सी। तो जो बैटरी 1 है उसका ईएमएफ जो है वो 2.1 वोल्ट है। जो बैटरी सेकंड है उसका ईएमएफ 6.3 वोल्ट है। जो सर्किट के अंदर R1 रेजिस्टेंस है वो 1.7 ओहम की है। जो R2 रेजिस्टेंस है वो 3.5 ओहम की है। सो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं। आई डोंट वाना, आई नेवर केयर अबाउट द न्यूमेरिक वैल्यूज़। आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, विच मीन्स कि हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो ये 31.3 है इसमें हमें कहा गया है कि आप सर्किट के अंदर करंट कैलकुलेट करें। हम देखेंगे कि करंट भी एक तरह का नहीं है, सिंस वी हैव 2 लूप्स इन दिस सर्किट। तो करंट को उन्होंने I1, I2 और I3 कहा हुआ है। और ये जो सेकंड सैम्पल प्रॉब्लम है 31.4, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और एग्जैक्टली पिछले लेक्चर में यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी कि आप सर्किट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई मीन आई explained it to you theoretically, but today I'm gonna implement those theoretical method on this example, which means on this problem, to actually see how we solve this circuit। So here's the circuit। ये हमारे पास सर्किट है और ये कोई आसान सर्किट नहीं है। इट्स नॉट सिंपल वन लूप सर्किट, इट्स 2 लूप सर्किट। सो वी विल सी कि हमने जितनी भी चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, किरचॉफ्स के करंट रूल थे, किरचॉफ्स के वोल्टेज रूल थे और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हमने पढ़ा था। करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा था। तो उन सारों को हम यूटिलाइज़ करते हैं। आई गेस जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये 2 सैम्पल प्रॉब्लम जो हैं, हम उन सारी चीज़ों को इन 2 सैम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स लाइक वन प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन यू नो देयर आर लाइक लोड्स एंड लोड्स
tens of problems given in exercise and problem section of the book. You can always attempt them, and I encourage you to attempt them, because the more you solve, the more your concepts, your understanding grows, and you get the good hold of this stuff. Okay, so here is our circuit, and we need to calculate the current, which means we need to calculate I1, I2 and I3. So let me actually write it here. So what we really want to calculate, we want to calculate I1, इसकी क्या वैल्यू है, I want to calculate I2, इसकी क्या वैल्यू है, and then I want to calculate I3, इसकी क्या वैल्यू, and then this is the first problem, and then for second problem I want to calculate delta delta V A B. E और B दो पॉइंट्स है सर्किट के अंदर, लेट मी मार्क देम इन रेड कलर। तो ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सेकंड पार्ट में हम वो करना चाहते हैं। सो हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? Okay, by the way, I'm very sleepy. So how do we go about solving this problem is, let's start at point A, and it's your prerogative. Okay, ये आपके ऊपर है कि आप किसी इस सर्किट के अंदर या कोई भी प्रॉब्लम जो दिया हुआ है सर्किट के रिलेटेड, आप किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इट्स प्योरली अप टू यू। ओके, आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर अपना लूप स्टार्ट कर लें, चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर। इट्स टोटली अप टू यू, और आपके आंसर के ऊपर इस चॉइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई एम गोना स्टार्ट एट पॉइंट ए। तो ये जो हमारा रेड जिसको मैंने सर्कल किया है ना, ये वाला पॉइंट, और अब मैं इस रेड को अरेज करने वाला हूँ। तो ये रेड भी अरेज कर दिया मैंने, पॉइंट बी वाला भी। तो मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो अगेन हमारे पास रूल दो ही हैं, एक किरचॉफ का करंट रूल है और दूसरा किरचॉफ का वोल्टेज रूल है। तो अगर आप पॉइंट ए के ऊपर स्टार्ट करते हैं तो ये है हमारा पॉइंट ए। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो ये करंट है I3, ये I3 पॉइंट ए की तरफ आ रहा है, और I1 और I2 जो है ना, ये दो करंट जो हैं पॉइंट ए से निकल रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर पहले किरचॉफ का जो करंट रूल है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारे पास सोल्यूशन का स्टार्ट, और हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ करंट है ना, वो हमें ये बताती है कि I3 जो है ये किसके इक्वल है, I1 प्लस I2, क्योंकि I3 जो है वो उस पॉइंट ए के ऊपर आ रहा है और I1 और I2 उस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं। तो चूँकि चार्जेस हैं, दे जितने आएंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, और ये हमारे पास किरचॉफ के करंट रूल की इम्प्लीमेंटेशन का रिज़ल्ट आ गया। अब हमने लागू करना है किरचॉफ का वोल्टेज रूल। ओके, वोल्टेज रूल भी मैं पॉइंट ए से ही स्टार्ट करता हूँ, और दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, और इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को पिक किया है। एंड यू हैव टू बी kind of careful on the signs of these things. किरचॉफ का वोल्टेज रूल यही है ना कि आप किसी भी लूप में अगर जाएं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वापस लूप में घूम के उसी पॉइंट के ऊपर आएंगे, तो जो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस है, इट शुड बी ज़ीरो। दैट्स किरचॉफ वोल्टेज रूल। दिस इज जस्ट लाइक द एनर्जी कंजर्वेशन इन अदर वर्ड्स। तो क्योंकि हमारे पास दो लूप्स हैं, तो मैं इन दोनों लूप्स को इस तरह सिलेक्ट करता हूँ कि मैं इस जो लेफ़्ट वाली लूप है ना, उसमें इस तरफ मूव करूँगा, और जो राइट वाली लूप है उसमें इस तरफ मूव करूँगा। मेरे अल्फाज के ऊपर गौर करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं इस तरह करूँगा। इस सेंटेंस के यूज़ करने का मतलब ये होता है कि मैं इस तरह यूज़ करूँगा कि जो मैं ये चॉइस डायरेक्शन की ले रहा हूँ ना, इट्स आर्बिट्रेरी। अगर आप चाहें तो लूप की जो मैंने ये एरोज़ आपको दिखाए हैं, ये वाले, आप इनकी अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो है, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है लूप में घूमने की। आप चाहें तो क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं, या लेफ़्ट वाली लूप में काउंटर क्लॉकवाइज जाएं, राइट वाली में क्लॉकवाइज चले जाएं। इनफैक्ट बुक के अंदर ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो उन्होंने लेफ़्ट वाली में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज़ किया और राइट वाली में क्लॉकवाइज चूज़ किया, बट मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, जस्ट टू शो यू हाउ इट वर्क्स। इट डजेंट रियली मैटर हाउ यू चूज़ डायरेक्शन ऑफ मोशन, लाइक आप कैसे मूव करते हैं।
It's purely arbitrary, and so when I say कि I'm gonna choose like that, it means कि it's like that. And आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मेरे solutions जो हैं, जो बुक के अंदर solution होते हैं, जो मैं sample problem पिक करता हूँ, वो मेरे solution मुख्तलिफ होते हैं बुक के solutions के, because I just want to show you that you don't need to memorize the solutions given in the book. If you understand something, you can actually solve them by the way you prefer. You don't have to blindly follow the book. Okay, so enough of chit chat. So let's move on and apply the Kirchhoff's voltage rule to the left loop. And be careful, this is gonna be tricky. So I'm gonna start at point A and I'm gonna move in the direction of this loop. तो जब मैं point A से move करता हूँ तो सबसे पहले मैं resistor R1 से गुजरता हूँ. Here's the thing, हमें पता है कि resistor के across जो potential है वो drop होता है. तो अगर आप वोल्टेज रूल देखें तो ओके, लेट मी राइट वोल्टेज रूल इन एग्जैक्ट फॉर्म फर्स्ट. ओके, आई नीड टू कीप एवरीथिंग ऑन स्क्रीन सो दैट यू कुड सी. तो ये था हमारा किरचॉफ्स का करंट रूल, और किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल क्या है, हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1, सो आई एम गोना कॉल इट R1. ओके, उसके बाद हमारे पास करंट गुजरता है बैटरी से और उसकी EMF E1 है. और अगर आप देखें तो मैंने आपको कन्वेंशन बताई थी कि अगर आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता है. ओके, सो EMF साइन जो है वो पॉजिटिव होता है. इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग एनर्जी. लेकिन अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज़ करता है. सो इट्स साइन जो है ना वो नेगेटिव आना चाहिए. सो मैंने अभी आपको बताया कि किरचॉफ्स रूल जो है वो ये कहता है कि किसी भी लूप के अंदर जब आप घूमते हैं तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, अगेन इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल्स 0. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोना फॉलो द किरचॉफ्स रूल, आई एम गोना सम इट. लेकिन मैं यहाँ पे फिर जो EMF का साइन है ना उसको नेगेटिव E1 करने लगा हूँ, जो आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हम जो हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. और उसके बाद जो तीसरा है वो हमारे पास रजिस्टर है, तो अगेन मैं प्लस लिखने जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा अगेन डेल्टा V1 बिकॉज इट्स स्टिल रजिस्टर R1. उसके बाद हम पॉइंट B के ऊपर पहुंचते हैं, इस पॉइंट के ऊपर. इस पॉइंट से अब हमने ऊपर मूव करना है और अब ये जो E2 है ना, इसमें अगर हम देखें तो हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, तो ये प्लस साइन आएगा, प्लस E2. और फाइनली अब अगेन इसके ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस रजिस्टर में से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, चूँकि रजिस्टर R2 है तो इसको मैं डेल्टा V2 कहता हूँ, डेल्टा V2. तो ये सारा किसके इक्वल आएगा, 0. अगर आप चाहें तो आपको ये डायरेक्ट वोल्टेज वाली इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई वांट टू बी वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट इट. यानी मैं एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पे हर चीज़ जो है वो लिखना चाहता हूँ ताकि आप देख सकें कि हो क्या रहा है. अब हम डेल्टा V जो है, हमें पता है कि ये I टाइम R होता है, तो हम देखते हैं कि डेल्टा V1 जो था हमारा, जब करंट इस रजिस्टर से गुजर रहा था तो हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएंगे. हमने जो पोटेंशियल ड्रॉप का पढ़ा हुआ है कि किसी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, डेल्टा V, वो IR के इक्वल होता है. तो यहाँ पे चूँकि रजिस्टर R1 है तो ये IR1 होगा, और कंडीशन ये थी कि ये नेगेटिव तब होगा जब हम उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे जिस डायरेक्शन में करंट है. तो हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर मूव करते हुए, तो ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो नेगेटिव, और ये I1 है तो ये बन जाएगा नेगेटिव I1 R1. उसके बाद नेगेटिव E1, इसको मैं पहले बता चुका हूँ. उसके बाद अब अगर आप देखें तो हम इस रजिस्टर पे पहुँचे हैं, तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. तो ये है नेगेटिव I1 R1. और उसके बाद हम जो सेकंड बैटरी है उसमें से गुजर रहे हैं, तो उसका साइन तो प्लस E2 आएगा बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. और फाइनली जब आप पहुंचते हैं ना इस वाले रजिस्टर के ऊपर, देखें इस रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है ना वो I2 है, और करंट की डायरेक्शन डाउन है और हम किधर जा रहे हैं, लूप में अप जा रहे हैं. तो जो यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना,
इट्स जस्ट फॉर द साइन कन्वेंशन आप इसको यूँ समझे कि करंट जो मूव कर रहा है ना, इसमें अगर ड्रॉप होता तो अप वाली डायरेक्शन में होता, सो नेगेटिव साइन के साथ आता, यानी ये I2 है तो ये बनता -I2R2, लेकिन करंट जो है वो नीचे आ रहा है और हमारी जो लूप है वो ऊपर जा रही है, सो डायरेक्शन इज़ अपोजिट। सो ये जो साइन आएगा ना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप का, वो पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको यूँ के समझ लें कि ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है ऊपर जाते हुए। तो ये पॉजिटिव साइन आएगा और ये बनेगा हमारे पास I2R2। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो ये बनेगा I2R2 = 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट लूप की इक्वेशन है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। तो -I1R1 -I1R1 ये बन जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बनता है -2 टाइम्स I1R1, और उसके बाद बनेगा +I2R2, और उसके बाद बनेगा +E2 -E1 = 0, और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 2। ओके, तो मैंने इस इक्वेशन को बनाने के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। नाउ आई एम गोना बी लिटिल बिट फास्ट, बिकॉज मैं सोच रहा था 15 मिनट में प्रॉब्लम होगा, 15 मिनट में पूरा प्रॉब्लम होगा, और मैंने 15 मिनट में पूरी इक्वेशन भी नहीं लिखी। तो नाउ लेट्स गो टू दिस लूप ऑन द राइट हैंड साइड, और इसमें भी अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करें तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप करंट I2 में गुजरते हैं R2 से, और ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो अब ये I2R2 जो है ना, ये अब नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सो लेट मी राइट इट हेयर। अब ये आएगा -I2R2 नेगेटिव साइन के साथ, और अब आप बैटरी में से E2 में से गुजर रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, तो ये अब बैटरी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ऊपर ये पॉजिटिव साइन के साथ आई थी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। उसके बाद आप पॉइंट बी पे पहुंचे हैं, राइट की तरफ जाएंगे, और फिर I3 जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हम भी जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बनेगा -I3R1। तो ये बनेगा -I3R1। ओके, आई डोंट वांट दिस कॉल, सो ओके कूल। तो ये बनेगा -I3R1, और उसके बाद हम बैटरी से गुजर रहे हैं, ये दूसरी बैटरी से, और लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये आएगी प्लस साइन के साथ, तो ये बनेगा प्लस, इस बैटरी की जो EMF है वो E2 है, और फिर हम गुजरेंगे इस रजिस्टर से जिसमें से करंट I3 है, और करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ये बनेगा -I3R। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास अब पॉइंट ए के ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। ओके, तो अब मैं इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए करके लिख रहा हूँ, और अब मैंने सर्किट को ऊपर भेज दिया, क्योंकि आपको अब सिर्फ इक्वेशंस के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, सर्किट की अब हमें ज़रूरत नहीं रही। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये -I3R1 और ये -I3R1 ये बनता है 2 टाइम्स, तो ये बनेगा -2 टाइम्स I3R1 -I2R2 और +E2 और +E2 और -I2, लवली, +E2 और -E2 जो है ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये टर्म हमारे पास नहीं आएगी, और सिंपली ये हमारे पास आएगा 0 के इक्वल। अब हमने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। हमने जो करंट की कंडीशन लिखी थी वो ये ऊपर दी हुई है इक्वेशन 1 में। I3 जो है ये I1, ओके मैंने इसको I2 + I2 लिखा हुआ है, ये होना है I1 + I2। तो जो I3 है हमारे पास ये आएगा I1 + I2, तो मैं I3 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा -2, और ये है हमारे पास I1 + I2 टाइम्स R1 - I2R2 = 0। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोना गिव यू द फाइनल रिजल्ट कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो I2 बनता है, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। तो ओके, दिस इज लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4। मैंने 3 इक्वेशंस को पहले नाम दे लिए हैं, 2 को नाम दिए थे, तो दिस विड बी इक्वेशन 3। ओके, तो अब आप इस इक्वेशन से अगर आप चाहें तो I1 की वैल्यू निकाल लें। इस इक्वेशन से जब आप I1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, यानी एक को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास बनेगा, लेट मी राइट इट, I2 × 2R1 + R2 इक्वल ये आएगा -2I1R1। तो मैं इस इक्वेशन को कहता हूँ 3।
तो अब आप देखें कि हमने एक करंट को दूसरे करंट की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि I1 और I2 जो दोनों हैं हमने मालूम करने हैं, तो मैंने I2 को I1 की फॉर्म में लिख लिया है, या आप I1 को I2 की फॉर्म में लिख लें। ओके, अब इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में, जो जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया था, ये वाली, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में भी देखें तो आप हमारे पास सिर्फ I1 और I2 अननोन है, बाकी E1 E2 R2 R1 हमारे पास दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इधर से I1 की वैल्यू इधर पुट करें तो आप I2 के लिए इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3। तो I2 की मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ। जब आप 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारे पास I2 की फॉर्म बनती है ना, वो बनती है I2 इक्वल्स ये आएगी E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R1 प्लस R2। और अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, E1 भी दिया हुआ है, E2 भी दिया हुआ है, R1 भी है, R2 भी है। तो ये हमारे पास जो आएगा ये माइनस 0.40 एम्पेयर आता है। तो ये हमारे पास पहली चीज़ जो है, जो हमने करंट फाइंड करना था ना, वो फाइंड कर लिया है। तो ये I1 की वैल्यू है। एक दफ़ा I1 की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 3 में आप सब्स्टिट्यूट करें, सॉरी I2 की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास I1 आ जाएगा। और जब आप ये करते हैं तो I1 जो हमारे पास आता है, ये आता है प्लस 0.82 एम्पेयर। और अब I1 और I2 आ गए हैं तो आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो I3 आता है वो आता है 0.42। तो इस तरह आप इन तीनों करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग 2 Kirchhoff's रूल्स। ओके, तो ये हमारे पास करंट्स आ गए। अब जो दूसरा पार्ट था हमारे प्रॉब्लम का, जिसको सैम्पल प्रॉब्लम 31.4 का नाम दिया हुआ है, ये वाला, इसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, तो हमने कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको इसका रूल समझाया था कि आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और दूसरे की तरफ मूव करें। तो मैं इसको ना इधर इस जगह पे करने लगा हूँ। आई होप कि मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं अपनी जो वीडियो की पिक्चर है उसको लगा सकूँ। सो लेट मी पुट अ वर्टिकल लाइन हेयर। ओके, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन पुट करते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट हेयर। तो अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करें तो पॉइंट बी से स्टार्ट करें, चाहे तो ए से भी कर लें, डजेंट रियली मैटर। तो पॉइंट बी से मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे बी पे जो बी पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल हमारे पास है VB। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, और अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल में गेन करूँगा, तो ये प्लस आएगा मेरे पास E2। और फिर मैं I2 की मुखालिफ सिमत में जा रहा हूँ, तो ये अब माइनस I2 की बजाय क्या आएगा, प्लस I2 R2। और ये इक्वल आएगा किसके, VA के, क्योंकि मैं VA पे पहुँच जाता हूँ। और यहाँ से आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, दिस वुड बी इक्वल टू E2 प्लस I2 R2। और E2 भी आपके पास दिया हुआ है, R2 भी आपके पास दिया हुआ है। अगर आप ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरे ख्याल में यही करेक्ट है, वो आपके पास आएगा 4.9 वोल्ट। तो आप ये आंसर निकाल सकते हैं। सो रूल इज़ सिंपल, इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेकिन अब आप देख लें कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी ना, वो इस प्रॉब्लम में मैंने बहुत डिटेल से 22-23 मिनट लगा के उसको कर दिया है। ओके, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड 23 मिनट्स ऑन दिस प्रॉब्लम, सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस के लिए, डायनामिक केस के लिए, यानी जिस केस में सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। हमने जो पिछले चैप्टर्स में चीज़ें पढ़ी थी ना, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो स्टैटिक केस था। वो स्टैटिक केस का मतलब ये है कि जिसमें कंडक्टर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। दैट्स अ स्टैटिक केस, मींस चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक हैं, वो रेस्ट के ऊपर हैं। लेकिन जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जैसे इन केसेस में मूव कर रहे हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है सर्किट्स के अंदर, इसको डायनेमिक केस कहते हैं। और डायनेमिक केस में कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ दिस वेरी स्मॉल टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन सर्किट्स। तो जब आपके पास डायनामिक केस होता है ना, तो सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। सो इट्स लाइक अ वन पेज इन द बुक, थ्योरेटिकल जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग है। सो आई क्विकली वांट टू शो यू कि हमारे पास अगर
डायनेमिक केस हो, यानी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, तो हम क्विकली गाना ड्रा सर्किट, लेट्स सी हाउ कैन आई ड्रा सर्किट। तो बिल्कुल उसी तरह का सर्किट ड्रा करूँगा जिस तरह का हमने लास्ट लेक्चर में ड्रा किया था। तो हमारे पास लेफ्ट पे जो है ओके लेट मी डू दिस। तो हमारे पास ये ईएमएफ का सोर्स था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, केबल, और फिर यहाँ पे हमारे पास कोई सर्किट एलिमेंट था, यानी रेजिस्टर या कैपेसिटर हो सकता है। ओके, सो लेट मी एक्चुअली कॉल दिस रेजिस्टर, और ये केबल जो है दूसरी तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाती है। तो इन केसेस में जब डायनामिक केस होता है, जब आपके पास सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो आप इसको यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये केबल को पॉजिटिव चार्ज देगा। ओके, तो इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है केबल के ऊपर। दूसरी तरफ जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये केबल के ऊपर नेगेटिव चार्ज देता है। तो इन चार्जेस की वजह से, ये चार्जेस मैं यूं कह रहा हूँ कि केबल की सरफेस के ऊपर वो दे देता है। ओके, अगर आप लेट मी सी इफ आई कुड मेक बेटर व्यू ऑफ केबल, तो लेट मी ट्राई टू मेक अ बिगर केबल। तो इट्स लाइक this one. Okay, forget about battery for the moment, just look at this cable. Yeah, I guess this is a good diagram. जितनी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ इधर से समझ आ जाएंगी। So this is the cable, this is like very thick cable. तो यहाँ पे हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है केबल की सरफेस के ऊपर। इस साइड पे आता है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो केबल का इंटीरियर है ना, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आप कहेंगे कि सरफेस के ऊपर चार्ज आ रहा है, तो हाउ इट एस्टेब्लिश द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केबल, द वायर। तो देखें, सरफेस के ऊपर चार्ज है और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हर सीमत में निकलती हैं। ओके, इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ इस सीमत में निकलेंगी या इस सीमत में निकलेंगी। तो जो चार्ज है ना, इट्स लाइक जस्ट जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ, इट्स कंसिडर्ड लाइक अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से जो लाइंस हैं वो हर तरफ निकलती हैं। तो लाइंस जो हैं वो इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी निकलेंगी, डाउनवर्ड में भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। तो ये वो लाइंस हैं जो केबल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करता है। तो इट काइंडा एस्टेब्लिशेस द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट, ओके, थ्रू आउट दिस वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह जाता है, और यूँ आप देख लें कि इट्स लाइक पूरी वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हुआ, और उसी डायरेक्शन में जो चार्जेस हैं वो आपके फ्लो करते हैं। तो इन केसेस में जहाँ पे हमारे पास डायनेमिक सिचुएशन होती है, यानी करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट्स के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होता है सर्किट के अंदर, दूसरे अल्फाज में केबल के अंदर जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, हमारे पास दो ही और सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली ये, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे केबल के अंदर बेंड आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू से एस्टेब्लिश होता है, तो हाउ इट कंपनसेट्स जहाँ पे हमारे पास केबल्स के अंदर बेंड आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो बेंड वाला पॉइंट होता है ना, वहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो चूँकि बेंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस जगह पे क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा फोर्स से पुश करता है चार्जेस को। सो दैट जो स्पीड होती है ना चार्जेस की, वो सेम रहती है, जिसको आप ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। और फाइनली हमारे पास वो सिचुएशन है जिसमें हमारे पास आप यूँ कर लें कि सर्किट के अंदर कोई रजिस्टर आया है। तो फ़र्ज़ करें अब ये केबल है आपके पास, और ये इसका वो पोर्शन है जहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि केबल की सरफेस के ऊपर चार्जेस होते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी गिव इट अ डिफरेंट कलर, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वो पोर्शन है जहाँ पे हमारे सर्किट के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर वाले पार्ट में अब यूँ होता है कि हमारे पास जहाँ पे रजिस्टर का लेफ़्ट एज है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रजिस्टर के अंदर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इनसाइड। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रजिस्टर के अंदर, इट इज़ मच स्ट्रांगर दैन द रजिस्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द वायर। तो इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि रजिस्टर का काम ही यही है कि चार्जेस के फ़्लो को ये रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रजिस्टर के अंदर स्ट्रांग होता है, विच मेक्स द चार्जेस मूव एट द सेम ड्रिफ्ट स्पीड, जिस स्पीड से वो बाकी सर्किट में मूव कर रहे होते हैं। सो पॉइंट बीइंग, ये सारी सिर्फ चंद बेसिक चीज़ें थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड सर्किट के अंदर। बट द पॉइंट बीइंग कि डायनामिक सिचुएशन में सर्किट्स के अंदर या मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन ज़ीरो होता है और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड इट, एज वी सॉ दैट इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग कि चार्जेस की जो मोशन है या जो डायरेक्ट स्पीड है उनकी वो कैसे एक जैसी रहती है। ओके, दिस इज़ गुड 30 minutes, सो आई वांट डू 2 more things. I wanna talk about parallel combination of resistors and series combination of resistor, which is a very small topic. एंड उसके बाद मैंने 2 चीज़ें और कवर करनी है, एक तो पैरेलल और सीरीज़ के रिलेटेड एक प्रॉब्लम करना है जो फुल डिटेल में अगेन मैं करूँगा, बिकॉज इट्स अगेन क्वाइट ट्रिकी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और फाइनली मैं अब बात करूँगा एक और चीज़ की, और वो है पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, और जहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अगेन आई थिंक आई जस्ट नीड 20 more minutes टू डू दैट, और फिर हमारे पास सिर्फ चार्जिंग डिस्चार्जिंग रह जाएगी कैपेसिटर की। आखिरी टॉपिक होगा हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सो आई डोंट नो कि मैंने पहले कौन सा किया। लेट्स स्टार्ट विद पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कम्बिनेशन, सबसे पहले मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लूँगा, सिंपल सा सर्किट लूँगा, और सर्किट को हम सिंपल से सर्किट को हम यूं ड्रा कर सकते हैं। लेट मी टेक द सेम कलर के। ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है, लेफ़्ट साइड पे है केबल, और फिर हमारे पास इसके अंदर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, और पैरेलल में रजिस्टर जो हैं वो आप यूं दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट ए से चलते हैं तो जो 2 रजिस्टर हैं ना वो यूं होगा जैसे वो पॉइंट ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसको कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन, या रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल लगे हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो लाइंस हैं ना ये सारी केबल्स हैं। ओके, तो इट डजेंट रियली मैटर कि आप केबल को इधर दिखाते हैं या नहीं दिखाते। अगर आप ये लेफ़्ट वाला कॉर्नर लें, ये टॉप रजिस्टर का, तो ये डायरेक्टली पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और सिमिलरली ये लेफ़्ट वाला कॉर्नर जो बॉटम रजिस्टर का है ये भी डायरेक्टली पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो इसको आप कहते हैं कि आप समझते कैसे हैं कि ये पैरेलल में है, कि इट सीम्स लाइक दे आर बोथ कमिंग आउट ऑफ द सेम पॉइंट, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे। और अगर किसी पॉइंट से आप चलते हैं तो पहले एक रजिस्टर आता है और फिर उसके बाद दूसरा आता है, लाइक देयर इज़ नो अदर पाथ टू गो, तो उस केस में आप उसको कहते हैं कि ये सीरीज़ में है। तो हमारा ये जो टॉप वाला रजिस्टर है इसको मैं कहता हूँ R1, और जो बॉटम वाला है इसको कहता हूँ R2, एंड आई वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट केस है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कुछ चीज़ें नोट करने की हैं कि दोनों रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंसेज हैं ना वो मुख्तलिफ हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली चीज़ जो है वो दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेज। सो R1 और R2 इनकी रेजिस्टेंसेज डिफरेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो देखने की ये है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूँ लगता है जैसे दोनों रजिस्टर जो हैं वो डायरेक्ट पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं, और अगर पॉइंट ए हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो तो यूँ लगेगा जैसे दोनों रजिस्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और अगर दोनों रजिस्टर डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है वो दोनों सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे बैटरी से। ओके, तो जो डेल्टा V1 है वो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस ड्रॉप होना था वो इक्वल होगा उस पोटेंशियल के जो रेजिस्टर R2 के अक्रॉस ड्रॉप होना था। तो दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे अखज़ करते हैं वो ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1 है वो इक्वल है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2, और चूँकि ये इक्वल है तो मैं इन दोनों को एक कॉमन नाम देता हूँ डेल्टा V का। ठीक है, तो हमारे सर्किट के अंदर 3 ही चीज़ें होती हैं ना, रजिस्टर, पोटेंशियल सोर्स जो आपने लगाया हुआ है, और तीसरी चीज़ जो है वो है करंट। तो अब हम देखते हैं करंट। तो फ़र्ज़ करें कि अगर जैसे मैंने कहा कि पॉइंट ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट ए से अगर एक चार्ज चल रहा है इधर और वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, तो अब आप देखें कि उसके पास 2 चॉइसेस हैं। वो तो या तो ऊपर जा सकता है, ऊपर वाले रास्ते से जा सकता है, या नीचे वाले से। सो दैट चार्ज इज़ गोइंग टू मेक अ चॉइस। अब आप यूँ कह लें कि पॉइंट ए से फ़र्ज़ करो 10 चार्जेस निकलते हैं,
करंट फ्लो कर रहा है ना, तो चार्जेस की फॉर्म में ही फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर पॉइंट ए से 10 चार्जेस निकलते हैं तो हर चार्ज जो है जब इधर पहुँचेगा तो उसके पास चॉइस होगी। तो फर्ज करो 4 चार्ज ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं, 6 नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। बेसिकली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस कि किसकी रेजिस्टेंस कम है। जिधर उनको रेजिस्टेंस कम मिलेगी उस तरफ वो ज़्यादा मूव करेंगे, और जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उस तरफ वो उस रास्ते से वो कम जाएंगे। सो यू सी करंट डिवाइड्स, करंट चूँकि चार्जेस के पास ऑप्शन है कि किस रास्ते से जाते हैं, तो करंट डिवाइड्स। तो हम ये कह लें कि इससे जो करंट जाता है वो I1 है और इससे जो करंट जाता है वो I2 है। तो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, करंट जो है वो I1 और I2 है। तो अब आप सिंपल सा देख लें कि हमारे पास दो ही रूल्स हैं ना किरचॉफ्स के, करंट कंजर्वेशन और वोल्टेज कंजर्वेशन। और वोल्टेज तो हम देख रहे हैं कि सबसे एक जैसी है। तो हम यहाँ पे करंट कंजर्वेशन का रूल अप्लाई करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो टोटल करंट है उसको अगर हम I कहें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, I1 प्लस I2। सिंपल सा रूल है। अब आप जो ओहम्स लॉ है पोटेंशियल ड्रॉप का, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सर्किट में है वो डेल्टा V के बराबर है जितना बैटरी का R है। तो आप डेल्टा V इक्वल्स I टाइम्स R जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट पे हमारे पास क्या आएगा, I की जगह पे क्या आएगा, डेल्टा V बाई R टोटल। और ये R जो है मैं इसको अब R इक्विवेलेंट कहता हूँ, ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा V सर्किट में होता है वो डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में मौजूद है, दैट शुड गिव अस द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आई अगर सर्किट के अंदर टोटल करंट है तो उसको हम डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और अब हमने ये देखना है कि ऊपर वाले रेजिस्टर से कितना करंट गुजरता है। तो वोल्टेज तो सेम मिल रही है ऊपर वाले को डेल्टा V, और उसमें से जो रेजिस्टेंस है उसकी वो R1 है। और सिमिलरली जो दूसरा बॉटम रेजिस्टर है उसको भी वोल्टेज तो डेल्टा V ही मिल रही है और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। तो डेल्टा V जो है आप इसको यूँ कह लें कि कैंसिल हो जाता है हमारे पास, और हमारे पास फार्मूला आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और इसको आप लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/RI। और I जो है इस केस में, ओके I आप करंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट सिंबल। तो आप इसको यूँ कह लें कि 1/ समेशन जो है वो RP के ऊपर है। P अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बताएगा कि P जो है, फर्ज करो आपके पास 10 रजिस्टर लगे हुए हैं किसी सर्किट में पैरेलल में, तो P जो है उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, so you have to sum all of them. So this is the formula for parallel combination of resistors. अब हमारे पास दूसरा केस आता है सीरीज़ कम्बिनेशंस का। तो ये है हमारे पास दूसरा केस सीरीज़ कम्बिनेशन का। तो सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि अगर आप उसी तरह पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका पॉइंट ए है। तो पहले आपका मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो पहले एक रेजिस्टर से गुजरेंगे मुकम्मल तौर पे, और फिर दूसरे रेजिस्टर से गुजरेंगे मुकम्मल तौर पे, और यहाँ आप राइट साइड पे पॉइंट बी के ऊपर आ जाएंगे। तो अगेन चूँकि हम बेसिक तौर पे अज्यूम यही कर रहे हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टर हैं तो उनकी रेजिस्टेंस तो R1 और R2 होगी। तो जो पहला पॉइंट जैसे मैंने ऊपर लिखा था, ओके आई नीड अ न्यू पेज। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने ऊपर लिखा था वो ये है कि हमारे पास दो रेजिस्टर हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास दो रेजिस्टर हैं विद रेजिस्टेंस R1 और R2। दूसरी चीज़ वोल्टेज की है। तो वोल्टेज को मैं बाद में देखता हूँ, अब मैं पहले करंट को देखता हूँ। तो अब आप देखें कि जो चार्ज पॉइंट ए से चलेगा उसके पास एक ही रास्ता है, पहले वो R1 से गुजरेगा और फिर वो R2 से गुजरेगा, विच मीन्स कि जितना करंट R1 से गुजर रहा है उतना ही करंट I2 से गुजर रहा है। तो अगर R1 से जो करंट गुज़रता है उसको मैं I1 कहूँ और जो R2 से गुज़रता है उसको मैं I2 कहूँ, तो जो मेरे पास करंट है वो दोनों से सेम गुज़र रहा है और उसको मैं I कह देता हूँ। और अब आपको पता है कि अगर ए टर्मिनल जो है ये, हाँ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ए पॉइंट जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गुजरा है, कनेक्टेड है। तो जो बैटरी से पोटेंशियल निकल रहा है उस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और फिर उसके बाद कुछ हिस्सा R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है ना, जो बैटरी अब टोटल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है उसका कुछ हिस्सा R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा जिसको मैं डेल्टा V कहता हूँ, और कुछ हिस्सा R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा जिसको मैं डेल्टा V2 कहता हूँ।
तो जो टोटल मेरे पास आएगा, अब आप अगर आप देखें तो जो टोटल पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करती है उसका कुछ हिस्सा डेल्टा V1 R1 के अक्रॉस ड्रॉप होता है और कुछ हिस्सा डेल्टा V2 R2 के अक्रॉस ड्रॉप होता है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनती है। और अब अगेन वही डेल्टा V इक्वल्स IR जो है, अगर डेल्टा V टोटल पोटेंशियल है तो टोटल करंट I गुजरेगा और टोटल सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो R होगी। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, टोटल करंट टाइम्स R टोटल रेजिस्टेंस, और इसको मैं R इक्विवेलेंट कहता हूँ। और डेल्टा V1 क्या बनेगा, I1 टाइम्स R1 प्लस I2 टाइम्स R2। लेकिन ऊपर हमने अभी क्या देखा है कि जो I1 है वो I2 के बराबर है और उन सबको हमने I कहा हुआ है। तो इसका मतलब है ये I1, ये I2 और ये I, ये सारे इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो दोनों साइड से ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है वो इक्वल आएगा फॉर द केस ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। और इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ओवर P विच इज़ सम नंबर, और ये आएगा RP। तो हमारे पास जो रूल आए हैं वो ये आए हैं कि अगर पैरेलल में लगे हुए हैं रजिस्टर तो उनको आप लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट जो है उसका फार्मूला बनेगा 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने जो कैलकुलेट किया है ना वो 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है। जो फार्मूला है या ये वाला फार्मूला जो ऊपर चले आ गया स्क्रीन के ऊपर, ये वाला जो हमें चाहिए होती है वो R इक्विवेलेंट चाहिए होती है। तो इस फार्मूले से हम 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। आपको फिर इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भूलना नहीं है। फार्मूला आपको 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट बताएगा और आपने जो कैलकुलेट करना है वो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। चलें, ये दो फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं, तो अब हमें एक एग्जांपल सॉल्व करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है। एंड आई हैव पिक्ड अ प्रॉब्लम फॉर यू, और एग्जांपल नहीं है, एंड दिस इज़ एक्सरसाइज 31.9। सो आई हैव अ बुक हेयर, सो लेट मी ट्राई एंड कॉपी एक्सरसाइज 31.9। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं और इसमें देखें कि 5 रेजिस्टर लगे हुए हैं और कुछ पैरेलल में हैं, कुछ सीरीज़ में हैं, कुछ सीरीज़ और पैरेलल के कम्बिनेशन में है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ग्रेट डिटेल, और होपफुली I wouldn't be able to do any more thing after this exercise, so I will finish this lecture on this problem। और फिर हम देखेंगे शायद मुझे इस चैप्टर का चौथा लेक्चर बनाना पड़े, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर 80 मिनट का बना दूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये होती है कि अगर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो ना तो ट्राई टू गिव नेम्स टू थिंग्स। इधर देखें उन्होंने सिर्फ रजिस्टर दिए हुए हैं, एक 6 ओम का है, एक 12 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 5 ओम का है और एक 3 ओम का है। 5 रजिस्टर हैं। दे जस्ट गेव देयर वैल्यूज़ फॉर द रजिस्टेंसेस। तो जो पहली चीज़ आप कर सकते हैं ना, इनको नाम दें। नाम देने से आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। एक दफ़ा आपको नाम मिलेगा तो आप नाम से रेफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नेमिंग दीज रजिस्टर, और स्टार्ट करते हैं इससे। इसको मैं कहता हूँ R1, मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ। इसको कहता हूँ R2, ये 4 ओम वाला R3 है, और मैंने 12 ओम वाले को कहा हुआ है R4, और 6 ओम वाले को हम कहते हैं R5। तो अब हमारे पास 5 रजिस्टर हैं। आल्सो हम नाम देते हैं इस पॉइंट को मैंने कहा हुआ है पॉइंट A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया हुआ है पॉइंट B, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है पॉइंट C। अब देखें कि अब मैं जब आपसे बात करूंगा ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो मैं सिर्फ रजिस्टर से रेफ़र कर सकता हूं या पॉइंट से रेफ़र कर सकता हूं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, आपने ये देखना है कि कौन से रजिस्टर पैरेलल में हैं आपस में और कौन से सीरीज़ में हैं। तो जो पहली चीज़ हम नोट करते हैं ना वो ये देखते हैं कि ये जो R5 और R4 है ना ये आपस में पैरेलल में है। यानी एक पॉइंट रह गया था, उसको भी मैं नाम दे लेता हूँ। ये पॉइंट जो है ना इसको हम नाम देते हैं पॉइंट D का। तो पॉइंट C और पॉइंट D के दरमियान 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि पॉइंट C से वो लेफ़्ट साइड उनकी पॉइंट C से डायरेक्टली कनेक्टेड है और राइट साइड जो है वो पॉइंट D से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पॉइंट C और पॉइंट D के दरमियान 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और दोनों पैरेलल में हैं। तो इन दोनों की हम पैरेलल कम्बिनेशन से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इस सर्किट को रीड्रा करने लगा हूँ इसके नीचे कि अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कर दूँ तो फिर मेरे पास जो सर्किट की हालत बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये रही जी हमारी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, मैं इस सर्किट को रीड्रा करने लगा हूँ। सिर्फ मैंने आपको कहा था कि मैं इसको डिटेल में करूँगा,
ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये मेरा पॉइंट बी है और पॉइंट बी से एक वायर जो है वो ऊपर जा रही है, एक वायर नीचे जा रही है और नीचे मेरे पास दो रजिस्टर हैं सीरीज़ में, इनके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ। और ये मेरे पास कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए जो है ये बैटरी के लेफ़्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ। अब पॉइंट ए की अगर से ऊपर अगर आप जाएं, तो अगर मैं पॉइंट ए से ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास रजिस्टर R3 लगा हुआ है, ये रहा R3। ओके, और R3 के बाद हमारे पास पॉइंट डी आता है। मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ पॉइंट डी, और पॉइंट डी के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास R4 और R5 थे, तो उन दोनों को मैं चूँकि इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ तो मैं इनको नाम देता हूँ। देखें, आपको R इक्विवेलेंट हर चीज़ को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, दैट वाज जस्ट अ जनरलाइज्ड थिंग। तो अगर आपने R4 और R3 को R4 और R5 को इकट्ठा करना हो तो आपका सबसे आसान नाम, जो उसका नाम पढ़ के आपको पता चल जाए आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ होगी। R इक्विवेलेंट नहीं देना, आपने कोई और नाम देना है। आप उसको R4-5 कहेंगे, राइट, ताकि आपको पता चले कि ये कम्बिनेशन जो है R4 और R5 का है। तो इसीलिए ये वाला मेरा पॉइंट सी था। तो इस पॉइंट सी के दरमियान मेरे पास R4-5 मौजूद है। तो ये अब मेरा बन जाएगा R4-5, और R4-5 बराबर किसके होगा, क्योंकि ये चौथे और पांचवें रजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो R4-5 जो है ये मेरे पास इक्वल आएगा R4-R5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5। एक और चीज़ याद रखें, मैंने अभी आपको कहा था कि जो पैरेलल में आप कैलकुलेट करते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो R4-5 है ये मैंने 1 डिवाइडेड बाई कैलकुलेट किया और फिर उस एक्सप्रेशन को उलट कर दिया। दो रजिस्टर के लिए एक्सप्रेशन जो है वो जो फार्मूला है वो ये वाला बन जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास R3 और R4-5 सीरीज़ में हैं, और R1 और R5, इनको मैं नाम दोबारा लिख लूँ, जो ये मेरे पास था R1 और R2 जो हैं ये सीरीज़ में हैं, और R3 और R4-5 सीरीज़ में हैं। तो मैं एक दफ़ा इनको ज़रा और सिंप्लीफाई करके लिखने लगा हूँ और फिर मैं इनकी एक्सप्रेशंस लिखता हूँ। तो ये रही हमारे पास बैटरी, और बैटरी के बाद ये रहा पॉइंट बी, और पॉइंट बी से अब आप ऊपर जाएंगे तो सिर्फ एक रजिस्टर आपको मिलेगा, और ये है अब हमारे पास 3 और 4-5 का कम्बिनेशन। तो इसको मैं कहता हूँ 3-4-5। और अगर आप पॉइंट बी से नीचे जाएंगे तो आपको सिर्फ एक रजिस्टर मिलेगा, क्योंकि मैंने उनका कम्बिनेशन बना दिया है, और इसको मैं कहता हूँ R12, बिकॉज रजिस्टर जो थे वो R1 और R2 थे। और इन दोनों को अब यहाँ पे मिला देंगे, और ये हमारा है पॉइंट ए। पॉइंट डी जो है वो यहाँ पे कहीं पे मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे। ओके, और पॉइंट जो सी था वो यहाँ पे कहीं पे मौजूद है, और पॉइंट बी यहाँ पे था। और पॉइंट ए से जो केबल है वो निकल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। तो हमारा सर्किट जो है वो इस तरह रिड्यूस हो गया है। अब आपने R12 और R345 की वैल्यूज़ भी लिखनी है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो R345 जो है इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, R345 ये सीरीज़ में था, तो ये सिंपली R3 प्लस R45 और R45 जो है ना वो ये वाली एक्सप्रेशन है। तो अभी हम देखेंगे कि हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर हम इसी सिंप्लीफिकेशन से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलेंगे। और सिमिलरली जो R12 है यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू भी लिख दूँ। R12 हमारे पास ये आसान है, ये सिंपली हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब अगर आप देखें तो R12 और R345 आपस में पैरेलल में हैं। तो अब आपने लास्ट स्टेप लिखना है, और लेट मी ट्राई टू मूव दिस टू द लेफ़्ट। लेट्स सी, थोड़ा सा लेफ़्ट में मूव कर दूं। अब मैंने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, और इसको आप सिंप्लीफाई बिल्कुल अब आसान कर सकते हैं तरीके से, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये दोनों अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ एक रजिस्टर आएगा, और उसको मैं यूँ दिखा देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ R1 2 3 4 5, और ये इक्वल आएगा, ये दोनों पैरेलल में थे ना, तो ये इक्वल आएगा R12 R345 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R345। ये दो रजिस्टर्स के लिए पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला है, जो R इक्विवेलेंट है, 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट नहीं।
ओके तो अब हमने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज़ द प्रोसीजर कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये वाला जो सर्किट है ना, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और आपने हमेशा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना होता है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं। आप उनको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हैं सिर्फ ऐसे सर्किट में जिसमें एक बैटरी हो और एक रजिस्टर हो। और देखो कि अब हमने कर लिया है। अब ये बताएगा कि टोटल करंट सर्किट में कितना जा रहा है। ओके मैं सारे करंट्स कैलकुलेट करूंगा। हर प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने बहुत कम चीज़ पूछी। प्रॉब्लम में उन्होंने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है जो ड्रॉप होता है R5 के अक्रॉस, लेकिन मैं हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सो दिस इज़ वे मोर देन व्हाट दे हैव आस्क्ड बिकॉज आई वांट टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। तो ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पूरे का पूरा पोटेंशियल इसी को मिल रहा है तो 12 के 12 वोल्ट इसी को मिल रहे हैं, तो आप सर्किट में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैटरी इस सर्किट के अंदर कितना करंट भेजेगी। तो V इक्वल्स IR होता है, तो V जो है वो 12 वोल्ट है। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ I टोटल। ओके लेट मी डू इट हियर, ताकि अब मैंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है तो मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो इसको मैं लेफ़्ट पे थोड़ा मूव करता हूँ। तो जो इधर से मुझे करंट मिलता है ना I, ये I टोटल है जो सर्किट के अंदर जाता है, ये बनेगा V इक्वल्स IR होता है, तो I जो बनेगा वो डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। ओके और ये जो R है ना, ये मेरे पास अब ये वाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको मैंने R 1 2 3 4 5 का है। मैं इसको लिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास है R 1 2 3 4 5 और डेल्टा V जो है वो ये वाला है जो 12 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। तो R 1 2 3 4 5 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि लेट मी गो अप एंड स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटेड। सो मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो ये जो R45 है ना, लेट मी सी कि R45 कितना आता है। ये जो R45 है ना, इसकी वैल्यू अगर आप R4 R5 रजिस्टर की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं यूज़ करें तो ये हमारे पास आता है 4 ओहम। ओके ये जो R345 है अगेन हमारे पास ये वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो जो R345 है ये आता है किधर गया, ये आता है 8 ओहम। और ये जो R12 है इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो R12 की जो वैल्यू आती है ये भी आती है हमारे पास 8 ओहम। और उसके बाद हमारे पास क्या था, टोटल R12 और R345 ये जो फाइनल स्टेप में है इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपके पास आती है 4 ओहम। तो अगर आप देखें तो ये जितनी भी ऊपर मैंने सिंप्लीफिकेशन की है मैंने सारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ली हैं। अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट यूज़ करके पोटेंशियल ड्रॉप और करंट कैलकुलेट करूंगा। सो अब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा कि जितनी सिंप्लीफिकेशन की थी। तो यहाँ पे जो टोटल सर्किट के अंदर करंट होगा इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V 12 है और जो R 1 2 3 4 5 है वो 4 है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आती है ये मेरे पास आती है 3 एम्पेयर। तो जो टोटल करंट सर्किट के अंदर घूम रहा है ना वो 3 एम्पेयर है। ये टोटल करंट है जो बैटरी सर्किट को दे रही है। अब ये करंट डिवाइड होगा स्टेप बाय स्टेप। तो इधर से अब हम चलते हैं ऊपर वाले स्टेप की तरफ, यानी ऊपर वाला स्टेप हमारा कौन सा था, ये वाला सर्किट था। तो अब ज़रा देखें 12 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली B से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली A से कनेक्टेड है। और A और B से आप देखें तो हमारे पास R345 और R12 दोनों कनेक्टेड हैं, यानी R12 भी 12 वोल्ट ही ले रहा है बैटरी से और R345 भी 12 वोल्ट ही ले रहा है बैटरी से। तो जब ये दोनों 12 वोल्ट ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस से इनकी हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पॉइंट B से कितना करंट R345 की तरफ जाएगा और कितना करंट R12 की तरफ जाएगा। तो जो करंट R12 की तरफ जाता है उसको मैं कह देता हूँ ओके। अब मैं कलर भी मुख्तलिफ यूज़ करता हूँ, लेट मी सी। ओके ये कलर, तो यहाँ से मेरे पास जो I12 होगा वो क्या होगा, डेल्टा V जो 12 वोल्ट ये ले रहा है डिवाइडेड बाई R12। तो ये 12 वोल्ट है और R12 की वैल्यू मैंने क्या ली है 8 ओहम। तो ये हमारे पास जो करंट आएगा ये आएगा 1.5 एम्पेयर। और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ I345। तो I345 क्या होगा, डेल्टा V, क्योंकि
R345 जो है वो भी डेल्टा वी वोल्टेज विड्रॉ कर रहा है बैटरी से, और उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है R345, और उसको मैंने कैलकुलेट किया है 8 ओहम। ओके, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 ये क्या बनेगा, 12 डिवाइडेड बाई 8 1.5 एम्पेयर। तो टोटल 3 एम्पेयर करंट था हमारे पास जो बैटरी दे सकती है, और इस पॉइंट पे आप देख लें कि 5 एम्पेयर 1.5 जो है वो ऊपर वाले रेजिस्टर की तरफ जाता है, और 1.5 जो है वो नीचे वाले रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। और ये आपको सिर्फ ये डायग्राम देख के भी पता चल जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करंट उस तरफ जाता है जिस तरफ रेजिस्टेंस कम हो। और अगर आप देखें तो R345 भी 8 ओहम है और R12 भी 8 ओहम है, और अगर रेजिस्टेंस बराबर है, पावर दोनों बैटरी से, पावर कह रहा हूँ, वोल्टेज दोनों बैटरी से सेम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है करंट आधा आधा डिवाइड होगा। तो आप गेस कर सकते थे कि करंट सेम होगा, यानी I345 और I12 जो है वो सेम हो गए, और हमने देख लिया कि वो 3 टोटल था तो आधा आधा डिवाइड हो गया। ओके, अब हम चलते हैं। अच्छा, अब इस सर्किट से अगर हम देखें तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें गेस कर सकते हैं। R12 जो है ये कम्बिनेशन है रजिस्टर 1 और 2 का, और अगर हम ऊपर जाएं एक स्टेप तो 1 और 2 सीरीज़ में हैं, और अगर ये सीरीज़ में है तो इसका मतलब है, हमें पता है रूल कि सीरीज़ में करंट सेम जाता है, तो इसका मतलब है ये जो हमने I12 कैलकुलेट किया है 1.5 एम्पेयर, ये 1.5 R1 से भी गुजरेगा और 1.5 I2 से भी गुजरेगा, तो करंट सेम गुजर रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट के ऊपर कितना मिल रहा था R12 को 12 वोल्ट, तो अब 12 में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप R1 के अक्रॉस होगा और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप R2 के अक्रॉस होगा। सो आपको हर स्टेप पे ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी 3 चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, लेकिन आपको हर पॉइंट के ऊपर ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे हमारे पास पिछले स्टेप में करंट डिवाइड हो रहा था, लेकिन एक दफ़ा जब हमने करंट कैलकुलेट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे करंट दोनों से सेम गुजर रहा है क्योंकि वो सीरीज़ में है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से मैं अब कैलकुलेट कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने वाला हूँ। मैं सारा कुछ इधर ही कर रहा हूँ, मुझे ख़तरा है कि कहीं मेरी जो तस्वीर है वो, चलें मैं तस्वीर को हटा दूंगा, लेकिन मुझे कैलकुलेट यहीं पे करने दें। तो इधर से अब हम देख सकते हैं क्विकली, इधर से हमारे पास जो क्विक रिज़ल्ट आता है वो ये है कि जो डेल्टा V1 है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1, वो क्या बनेगा V1 R1। ओके, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और सिमिलरली जो दूसरे के अक्रॉस होगा डेल्टा V2, वो बनेगा I2 R2। तो अब I1 जो है वो तो दोनों में सेम है, R1 और R2 में 1.5, और R1 जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, लेट मी सी, R1 जो है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इज़ 4.5 वोल्ट, तो ये है हमारे पास 4.5 वोल्ट। तो 12 में से 4.5 जो है वो R1 के अक्रॉस ड्रॉप होता है, तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो 7.5 है वो लाजमी तौर पे R2 के अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, और अगर आप 1.5 को R2 से मल्टीप्लाई करें जो 5 है तो एग्जैक्टली 7.5 बनता है, तो ये 7.5 वोल्ट R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आप इन दोनों को ऐड करें तो ये 12 वोल्ट ही बनता है। तो बी पॉइंट के ऊपर 12 वोल्ट आ रहा था, तो वो 12 वोल्ट R12 की तरफ जा रहा था, 2 रजिस्टर्स के कम्बिनेशन में। लेकिन जब हमने इसको खोल के देखा तो हमने ये देखा कि 4.5 वोल्ट R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और 7.5 वोल्ट R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि R2 जो है वो R1 से ज़्यादा है। ओके, अब ऊपर वाले स्टेप में जाते हैं। R345 जो वोल्टेज ले रहा है वो 12 वोल्ट ही है। ओके, तो 12 वोल्ट ले रहा है, लेकिन R345 के अगर आप अंदर देखें तो हमारे पास अगेन 2 डिवीजन हैं। तो R345 के अंदर हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, एक R45 और एक R3। तो 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ उसमें से R45 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, कुछ R3 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और करंट सेम होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं। ओके, और अगर ये सीरीज़ में है तो इसका मतलब है इनके अक्रॉस जो करंट है वो सेम होगा, और हमने शायद कहीं पे कैलकुलेट किया है कि करंट जो है वो कितना था, 3 वोल्ट था। 3 वोल्ट करंट इधर पहुंचता है और यहाँ पे डिवाइड होता है, और 1.5 जो है वो इधर जाता है और 1.5 इधर जाता है। तो R345 के क्रॉस जो करंट है ना वो 1.5 है, तो 1.5 ही R3 से गुजरेगा और 1.5 ही R45 से गुजरेगा। तो सबसे पहले हम R3 को डील करते हैं। अगर R3 से करंट जो है वो गुजरता है 1.5 और
तो हम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप जो है सो I3 इज़ 1.5, डेल्टा V हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा V3 मैं इसको कहता हूँ, ये बनेगा I3 R3, और I3 1.5 है और R3 जो है इसकी वैल्यू है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 जो है वो क्या होता है 6 वोल्ट। अब हमारी लाइफ जो है ना वो आसान हो गई है। कैसे आसान हो गई है कि 12 वोल्ट टोटल इस पॉइंट के ऊपर आ रहा था और उसमें से 6 वोल्ट जो है वो R3 के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। 6 वोल्ट ही बनता है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 6 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस बाकी जो ओके नो नो नॉट लाइक दैट, इसका मतलब है कि बाकी जो वोल्टेज है ना 12 में से 6 इधर चली गई, तो बाकी जो 6 है वो R45 के क्रॉस ड्रॉप हो रही है और R45 से करंट कितना गुजर रहा था 1.5। बट ज़रा रुकें, R45 जो है वो इन दो का कम्बिनेशन है। अगर करंट पॉइंट C के ऊपर 1.5 आ रहा है तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज जो है ना वो सेम मिलेगी। ओके, वोल्टेज अगर सेम मिलेगी तो करंट डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है 1.5 का कुछ हिस्सा इधर जाएगा और 1.5 का कुछ हिस्सा इधर जाएगा। ओके, वोल्टेज अब दोनों केसेस में सेम है। तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन ये आपने इसको सॉल्व खुद करना है या फिर चले मैं खुद आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ क्योंकि अब लेक्चर ख़त्म होने वाला है। तो पॉइंट C के ऊपर 6 वोल्ट आ रहा है। ओके, वोल्टेज R5 और R4 के अक्रॉस अब सेम है, तो अब आप करंट आपने कैलकुलेट करना है। तो I4 जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा V, इसको मैं कहता हूँ डेल्टा V45 जो 6 वोल्ट थी और टाइम्स R4। तो I4 जो बनेगा ये 6 वोल्ट थी और R4 जो है हमारे पास वो कितनी है 12 ओहम। तो 12 ओहम, यस 12, तो ये बनेगा 12 ओहम। और ये मैंने लगता है मुझे फार्मूला मैंने सही नहीं लिखा और फार्मूला ये बनना चाहिए था डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। तो ये बनेगा डेल्टा V डिवाइड बाई R और डेल्टा V जो है वो 6 वोल्ट है और R जो है वो 12 ओहम है, तो करंट 0.5 एम्पेयर। तो 0.5 एम्पेयर जो है वो I4 से गुजर रहा है। टोटल कितना आ रहा था 1.5 एम्पेयर, तो बाकी जो है वो किधर से गुजरना चाहिए I5 से। तो जो इसका मतलब है कि I5 से 1 एम्पेयर गुजरना चाहिए। तो I5 जो है, लेकिन उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा V45 डिवाइड बाई R5। तो डेल्टा V45 जो है वो 6 है और R5 जो है वो भी 6 है, तो आप देख सकते हैं कि जो I5 है वो 1 एम्पेयर करंट आता है। सो दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में ये नहीं पूछा गया था, प्रॉब्लम में सिर्फ R5 से पूछा गया था कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो हमने बहुत पहले कैलकुलेट कर लिया था। बट यू सी आई वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ग्रेट डिटेल, विच मीन्स कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अगर आप 3 चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो खुदारा आप किस चीज़ को हैंडल करेंगे? 3 चीज़ें कौन सी हैं? करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। लेकिन मसला ये है कि आपको हर पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है और कौन सी चीज़ जो है वो सेम रह रही है। हमेशा 2 चीज़ें सेम होंगी, एक चीज़ चेंज हो रही होगी और इन 3 चीज़ों में से आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो प्रोसीजर है, अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट में, तो प्रोसीजर यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप सर्किट को, सबसे जो सिंपल फॉर्म है जिसमें सिर्फ एक बैटरी और एक रजिस्टर होता है, यानी उसको इक्विवेलेंट में लिख के आप रिड्यूस करते हैं और फिर उधर से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते हैं और हर स्टेप के ऊपर जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ अ लॉट टू अब्जॉर्ब। अगर आपको ये चीज़ें पहले नहीं आती या आप प्रॉब्लम्स में इतने अच्छे नहीं हैं, तो दिस इज़ आई नो अ लॉट टू अब्जॉर्ब, और मैंने इसके ऊपर तकरीबन 23 मिनट लगा दिए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बार बार देख सकते हैं, सिर्फ इस प्रॉब्लम वाले सेक्शन को, और इसको स्लोली देख सकते हैं, इसको पेपर ले के बैठें, हर स्टेप के ऊपर इसको सॉल्व करें एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। But I guarantee you कि once you understand this thing, you will be able to solve all such problems related to this combination of resistors. अगर आप देखें तो मैंने सॉल्व किया हुआ था, नोट्स मेरे सामने थे, लेकिन पता नहीं आपने नोट किया है या नहीं किया। मैंने सारा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व किया है एंड देर वर चांस कि मैं इस चीज़ को भूल जाता, बट आई न्यू कि अगर मैं किसी रूल को वायलेट नहीं कर रहा, अगर मैं कोई चीज़ किसी चीज़ की डंडी नहीं मार रहा, जैसे आप पंजाबी में कहते हैं, कोई बेईमानी नहीं कर रहा, कोई चीज़ ऐसे धक्के से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो मुझे यकीन था कि मैं प्रॉब्लम कर लूँगा। तो आल्दो मेरे पास सोल्यूशन सामने मौजूद था, मैंने ऑफ कोर्स इसको पहले करता हूँ लेक्चर बनाते हुए, बट स्टिल एवरीथिंग दैट आई डू, आई हार्डली लुक एट माई लेक्चर नोट्स
यहाँ पे सिर्फ दो ही सूरतों में होता है कि मुझे इधर करते हुए यकीन ना हो कि मैंने सही किया, सो मैं कंफर्म करता हूँ। ये दूसरी चीज़ ये होती है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द मल्टीप्लिकेशंस एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, आई टेल यू ओके लेट मी सी द आंसर एंड आई गिव यू द आंसर एंड आई टेल यू कि न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। But I do everything again without looking at the notes, and there's one reason for that, and the reason is same कि अगर आपको सारे रूल्स पता हैं, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, एंड ऑफ कोर्स जब मैंने इन चीज़ों को समझा तो आई सॉल्व लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली लाइक 10 या 15, मैंने हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कई किताबों के किए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल सी लगती हैं, आई मीन ऑर्डिनरी सी लगती हैं, एंड यू कैन गेट द सेम थिंग। आप भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ये चीज़ें आपको भी नॉर्मल लगेंगी, आई मीन आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफ ऑफ चैट, इट्स बिन 65 मिनट्स, थोड़ी सी एडिटिंग होगी तो शायद फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है। सो सबसे बुरी चीज़ ये है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ कहाँ पे इसको एडिट करना है, बट होपफुली आई विल सी यू अगेन सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।